सिर्फ एक बटन दबाया और बदलाव का पहिया घूमने लगा। 24 साल की विद्या लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ रही हैं और पर्यावरण को भी बचा रही हैं। वो बस ड्राइवर हैं और नई दिल्ली से दूसरे शहरों को जाने वाली लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाली महिलाओं के पहले बैच से हैं। इन बसों का संचालन प्राइवेट कंपनी न्यूएगो करती है। ये भारत में ई बसें चलाने वाली बड़ी कंपनियों में शामिल है। हाईवे पे जाने के बाद मैम ये रहता है कि मुझे एकदम सेफली तरीके से पैसेंजर को उनके डी पॉइंट तक पहुंचाना है। भारत में ग्रीन हाउस गैस के कुल उत्सर्जन के 10% के लिए परिवहन क्षेत्र जिम्मेदार है। इसलिए यातायात को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की गई है। आज मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि भारत सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए रोजगार का अवसर पैदा करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे डीकार्बनाइज कर सकता है। विद्या जैसी महिलाएं इस नई हरित अर्थव्यवस्था का हिस्सा कैसे बन सकती हैं? सबसे मेन परेशानी तो हमारे घर से ही आती है, स्टार्ट होती है कि ये जेंट्सों वाला काम है तू करेगी, और उसके बाद फिर बॉडी को देख के भी इतनी पतली है, इतनी बड़ी गाड़ी चला लेगी। लोग कहते हैं ये काम जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस काम करने की उत्सुकता होनी चाहिए और हौसला होना चाहिए। विद्या और इनके जैसी महिलाओं को मदद की एक व्यवस्था चाहिए ताकि बदलाव के इस दौर में उन्हें परेशानियां न झेलनी पड़े। हमारा इरादा शुरू से ही बिल्कुल साफ था, इसलिए हमने ट्रेन होने के बावजूद महिला ड्राइवरों को और ज़्यादा ट्रेनिंग दी। इसमें बहुत मेहनत लगी। ट्रेनिंग के बाद जब वो तैयार हो गई तो हमने सोचा कि दुनिया का पहला इंटरसिटी रूट चलाते हैं दिल्ली से आगरा तक, जिसमें ड्राइवर से लेकर सवारियों तक और क्रू मेंबर तक सभी महिलाएं हों। महुआ आचार्य ने ऊर्जा मंत्रालय में अपने काम के दौरान बड़े पैमाने पर सुधारों पर ध्यान दिया। उन्होंने आर्थिक मॉडल में बदलाव किया और 5,450 इलेक्ट्रिक बसों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खरीद उनकी देखरेख में हुई। पहली बात कि हमने ये कर दिखाया, तो अब मोबिलिटी एक सुविधा के तौर पर मिल रही है। अगर प्रोत्साहन राशि सही हो, यानी बस सुविधा चलाने वाले प्राइवेट डेवलपरों को उनकी दक्षता के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाए, तो ये मॉडल हमें सुविधाओं को तेजी से विकसित कराने का मौका देगा। इससे हम अचानक 200 बसों से या ज्यादा से ज्यादा 300 बसों के ऑर्डर से सीधा 5,500 बसों के ऑर्डर तक पहुँच गए। साथ ही उन्होंने बेहतर बदलाव सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य शर्तें भी तय की और उन्हें लागू कराया। हमारी मांग थी कि बसें कार्बन न्यूट्रल हों। हमने निर्माताओं को कहा कि आप कोशिश करते रहिए और सुनिश्चित कीजिए कि आप ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की गणना कर रहे हैं, और अगर आपको इसकी भरपाई करनी है तो भारत में प्रोजेक्ट चलाकर इसकी भरपाई करें। हमने महिलाओं के लिए अलग कैटेगरी भी बनाई। सरकार 2030 तक सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाना चाहती है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मुझे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की एक झलक देखने के लिए आमंत्रित किया। 80% हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक सड़कों पर ये वाहन दौड़ने लगें। 80% और हम उस लक्ष्य का 80% हासिल कर चुके हैं। अन्य शहरों की तुलना में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में होंगी। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि क्या इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है कि शहर ग्रीन मोबिलिटी के लिए तैयार है? दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है जहां हमें अपने सभी बस डिपो का विद्युतीकरण करना था। इसके लिए हमने 1,500 करोड़ रुपए दिए हैं। अब हमारे पास 4,500 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं। इसके बावजूद इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री के मामले में भारत काफी पीछे है। ईवी की हिस्सेदारी अभी भी कुल बाजार में केवल 1% है। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जरूरी वित्तीय सहायता मिलने पर यह बदलाव तेजी से हो सकता है। एनसीआर के दादरी में स्थित एनटीपीसी बिजली स्टेशन कोयले से संचालित होता है। ये कोयला पूर्वी भारत के खदानों से आता है। देश में ऊर्जा की जरूरत और अधिकांश अर्थव्यवस्था अभी भी कोयले से मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भर है। मेरी मुलाकात आर्थिक खोसला से हुई,
जो याद दिलाती हैं कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव से उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोयले पर निर्भर हैं। वैश्विक अवधारणा के तौर पर न्यायोचित बदलाव के बारे में बात करना काफी रोमांचक है। ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि हम लोगों को कितना कुशल बना सकते हैं, हम किस तरह की नौकरियां दे सकते हैं। जब लोगों के लिए अलग अलग विकल्प मौजूद हों तो इस तरह के इलाकों में हरित अर्थव्यवस्था के कैसे ढांचे का निर्माण करते हैं, लोगों को कैसे कृषि क्षेत्र में शामिल करें जो उत्पादक हों, क्या आप इन क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा परिसर बना सकते हैं और उन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। शायद हमें इसका प्रयास करने की जरूरत है। स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के दौरान चुनौतियां भी सामने आएंगी, लेकिन विद्या, महुआ और कैलाश गहलोत जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि एक नई दुनिया की शुरुआत हो चुकी है और बदलाव के इस दौर में किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।